हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम शानदार। मैं आपका अपना जूलॉजी एजुकेटर महेश सैनी स्वागत करता हूं आपका इस माइंड मैप सीरीज में। और आज का अपना जो माइंड मैप का टॉपिक है वो है उत्सर्जी उत्पाद एवं इनका निष्कासन, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और उसके भी फर्स्ट पार्ट का आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली जो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, उस चैप्टर के या वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर है उसको हम कंप्लीटली माइंड मैप से कवर करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेकंड इसका पार्ट होगा उसमें हम इससे रिलेटेड जो नीट का पॉइंट ऑफ व्यू है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर अपना है उत्सर्जी उत्पाद एवं इनका निष्कासन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि भाई उत्सर्जी उत्पाद होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उत्सर्जी उत्पादों के बारे में। तो सिंपल सा मतलब है हमारी बॉडी में चलने वाली या जो जीव है अन्य जीवों की बॉडी में चलने वाली उपापचयी प्रक्रिया और अतिरिक्त अंतर्ग्रहण से उत्पन्न जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ तथा अन्य जो पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हम कह सकते हैं कि हानिकारक होते हैं, उनको शरीर से बाहर निष्कासन करना या जो हानिकारक वो जो पदार्थ होते हैं उन सबको कहते हैं हम उत्सर्जी उत्पाद। उपापचयी और अतिरिक्त अंतर्ग्रहण से उत्पन्न जो नाइट्रोजन अपशिष्ट, जैसे कि बात करें अपन अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य घटक जैसे कि CO2, H2O, आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि, ये सारे तो कहला रहे अपने क्या उत्सर्जी उत्पाद। अब ये जो उत्सर्जी उत्पाद है, ठीक है, ये उत्सर्जी उत्पाद इनका हमारी बॉडी से निष्कासन आवश्यक होता है। अब वो निष्कासन या तो कंप्लीटली हो सकता है या आंशिक रूप से हो सकता है, यानी कि अधिकांश इसका भाग निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। निष्कासन या तो आंशिक होता है या पूर्णतः होता है। तो बात हुई हमारी उत्सर्जी उत्पादों की। अब बात करते हैं इसमें हम नाइट्रोजन अपशिष्टों के ऊपर। सेकंड टॉपिक अपना नाइट्रोजन अपशिष्ट। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या होता है, देखो, निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट की प्रकृति और उनके उत्सर्जन या आवास या जल की उपलब्धता के आधार पर प्राणियों में ये जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, ठीक है। अब प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार का ये नाइट्रोजन जो अपना अपशिष्ट है ये होता है किसके बेसिस पर होता है, जैसे कि बात करें कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बन रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, उसका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, या वो जो जीव है वो कौन से आवास में रहता है, या जो नाइट्रोजन अपशिष्ट बन रहा है उसके लिए जल की कितनी आवश्यकता होती है ताकि उसको निष्कासित किया जा सके। इसके बेसिस पर हम यहाँ मेनली बात कर रहे हैं अब कि जो नाइट्रोजन जो अपशिष्ट है, ठीक है, ये कौन कौन से प्रकार का होता है और कौन कौन से संरचनाओं द्वारा इनको निष्कासित किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। देखो, एक तरफ हम मुख्य अपशिष्ट लिखेंगे जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है, फिर प्रकृति और उदाहरण लिखेंगे और इसकी विषाक्तता और जल की आवश्यकता, और लास्ट में जो प्रारूपिक संरचना है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करें अमोनिया की। अमोनिया सबसे विषाक्त नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटेलिक जंतु, ठीक है। अमोनोटेलिक जंतु कौन कौन से होते हैं, जैसे जलीय कीट हो गए, अनेक अस्थिल मछलियां हो गई, जलीय उभयचर हो गए, ये सारे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब अमोनिया चूंकि सबसे अधिक विषाक्त होती है तो इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता भी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। अब प्रारूपिक संरचनाओं की बात करें तो इसका उत्सर्जन कौन कौन सी संरचनाओं द्वारा होता है, जैसे अपन बात करें भाई जो अपने जलीय कीट हो गए और जो अस्थिल मछलियां हैं इनमें क्लोम सतह द्वारा, शरीर सतह द्वारा, या क्लोम और शरीर सतह दोनों के माध्यम से ये जो अमोनिया है ये अमोनियम आयन के रूप में क्या होती है, उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई अमोनिया की। अब सेकंड डिस्कस करते हैं हम यूरिया के बारे में। तो ऐसे जंतु
जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक जंतु। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो देखो, समुद्री मछलियां, अनेक स्थलीय उभयचर और स्तनधारी, ये सब क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, मतलब ये सारे यूरियोटेलिक जंतु है। जो यूरिया है इसके उत्सर्जन के लिए अमोनिया की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये जो यूरिया है, ठीक है, इस यूरिया के निष्कासन के लिए ये जो जंतु है इनके अंदर विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं वृक्क। ठीक है, जैसे स्तनधारी की बात करें, हमारी जो बॉडी है इसके अंदर उत्सर्जित तंत्र होता है जिसमें मेन काम जो अपनी किडनीज होती हैं वो करती हैं, जो अपने ब्लड को फिल्टर करती हैं और उससे जो यूरिया और जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है, ठीक है, उसको क्या करती है, ये बाहर निकालती है। ठीक है, थर्ड बात करें हम तो थर्ड है अपना यूरिक एसिड। तो ऐसे जंतु जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक जंतु। जैसे स्थलीय घोंघे हो गए, कीट हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, ये सब यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो ये सारे जंतु क्या हो गए, यूरिकोटेलिक। और जो यूरिक एसिड है इसके उत्सर्जन में जो यूरिया और अमोनिया है इन दोनों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसके उत्सर्जन में होगी, यूरिक एसिड के उत्सर्जन में। ठीक है, और ये जो जंतु है इस यूरिक एसिड को या तो ये पेलेट्स की फॉर्म में, गोलिकाओं की फॉर्म में त्यागते हैं या फिर पेस्ट की फॉर्म में त्यागते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें हम तो देखो, अमोनिया यकृत में यूरिया में परिवर्तित होता है। हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो यकृत है, ठीक है, ये यकृत क्या करता है, जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और ये जो यूरिया है ये फिर पहुंचता है कहां पर, हमारे ब्लड में, और ब्लड पहुंचता है कहां पर, फिर हमारी किडनीज के पास, और किडनी फिर इसे क्या करती है, फिल्टर करती है। ठीक है, यूरिया यूरिक एसिड का निष्कासन जल संरक्षण के लिए आवश्यक है, अर्थात स्थलीय अनुकूलन कह सकते हैं हम इसे, कि भाई देखो जो यूरिया और जो यूरिक एसिड है, ठीक है, इन दोनों के निष्कासन में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि भाई ये जल संरक्षण के लिए आवश्यक है, और जल संरक्षण के लिए आवश्यक है तो मतलब कि स्थलीय अनुकूलन हो गया कि भाई अगर एक प्राणी जो जल में रह रहा है उसके पास तो सफिशिएंट अमाउंट में जल है, लेकिन एक प्राणी जो स्थल पे रह रहा है, ठीक है, अब उसको अगर अपन बात करें जैसे अमोनिया अगर उसका उत्सर्जी उत्पाद हो तो सिंपल से में कह सकते हैं कि उसको उतनी मात्रा में पानी नहीं मिल सकता तो वो मर जाएगा। तो ये एक स्थलीय अनुकूलन का उदाहरण भी हो गया। वृक्क अमोनिया के निष्कासन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। भाई वृक्क अमोनिया के निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पर कि जो यूरिया है यानी कि अधिकांश जो स्तनधारी हो गए, उभयचर हो गए, स्थलीय उभयचर, समुद्री मछलियां हो गई, इनके अंदर किडनीज पाई जाती हैं ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए। बाकी अमोनिया तो क्लोम और शरीर सतह द्वारा क्या हो रहा था, उत्सर्जित हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, यूरिया की कुछ मात्रा वृक्क में बनी रहती है कुछ जंतुओं में मैट्रिक्स में वांछित परासरणता बनाए रखने के लिए। अब एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनकी जो किडनी होती है, ठीक है, उस किडनी के अंदर परासरण दाब को बनाए रखने के लिए यूरिया की जो कुछ मात्रा है वो उस किडनी का जो अंतर वाली जो द्रव है उसके अंदर उपस्थित रहती है ताकि उसकी जो परासरणता है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करें अपन, और अगला टॉपिक है अपना उत्सर्जी संरचनाएं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भाई कौन कौन से प्राणी में कौन कौन सी संरचना है जो उत्सर्जन का कार्य करती है। तो देखो, अधिकांश अकशेरुकी है, इनमें सरल नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जो उत्सर्जन का कार्य करती है। कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग हो जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो एक तरफ तो हम संरचनाएं लिखते हैं और एक तरफ लिखेंगे हम उदाहरण। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें हम प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल्स की। ठीक है, तो जो प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिका है
ये किस किस के उत्सर्जी अंग का कार्य कर रही है? तो देखो प्लेटी हेलमिंथीज में पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया में, रोटीफर्स में ये पाई जाती है, कुछ एनेलिड्स में भी पाई जाती है, और सिफेलोकोडेट्स में भी ये पाई जाती है। और सिफेलोकोडेट्स में भी मेनली किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एम्फियोक्सस की। किसकी बात हो रही है? एम्फियोक्सस की। ठीक है। सेकंड संरचना है अपनी नेफ्रिडिया, और नेफ्रिडिया पाई जाती है किसमें? एनेलिड्स में, केंचुए में, हमने पढ़ा है। थर्ड जो अपनी स्ट्रक्चर है वो है मेलपिगियन ट्यूब्यूल, और मेलपिगियन ट्यूब्यूल पाई जाती है कीट में, और जो हमने कॉकरोच में पढ़ा है। नेक्स्ट संरचना है अपनी श्रृंगिक ग्रंथि या हरित ग्रंथि, ये पाई जाती है क्रस्टेशियन में, जैसे कि झींगे में। ठीक है। देखो अब ये जो हमारी संरचनाएं हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेलपिगियन नलिका, श्रृंगिक या जो हरित ग्रंथि है, इनमें से जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये प्राथमिक रूप से परासरण नियमन में भी क्या करता है? सहायता करता है। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना उत्सर्जी संरचनाओं के कार्य। अब भाई ये सारी जो उत्सर्जी संरचनाएं हैं इनके क्या क्या कार्य होते हैं? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कार्य है कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का निष्कासन करना। सेकंड कार्य है शरीर तरलों के आयनिक एवं अम्ल क्षार संतुलन को भी ये क्या करती है? मेंटेन करती है, बनाए रखती है। अर्थात सिंपल से वे में कह सकते हैं तो ये परासरण नियमन का भी काम कर रही है। तो दो काम हो गए, एक तो नाइट्रोजन अपशिष्टों का क्या करना? निष्कासन करना या उत्सर्जन करना, और दूसरा बॉडी की और जो ऑस्मोलरिटी है उसको बनाए रखना। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है अपना मानव उत्सर्जी तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जी तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो उत्सर्जी तंत्र है, ठीक है, इसमें सम्मिलित जो अंग है उनमें से मुख्य जो अंग होता है वो होती है किडनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम इसमें जो सम्मिलित अंग है या जो सम्मिलित संरचनाएं हैं उनकी। तो देखो पहले बात करें हम वृक्क की, यानी कि किडनी की। तो देखो ये एक जोड़ी होती है, 1 और 1 2 हो गई। सेम के आकार की ये संरचना होती है, भाई सेम का बीज इस तरह से ही तो होता है। ठीक है। लाल भूरी कलर की ये संरचना होती है। फिर बात करें हम इनके परिमाप की, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 to सेंटीमीटर चौड़ी, 5 to सेंटीमीटर चौड़ी, और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है? ये मोटी होती है, थिकनेस होती है इसकी। इसके भार की बात करें तो इसका भार होता है 120 to 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम इसका भार होता है। और अब बात करें हम इसकी स्थिति की, तो ये हमारी 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से 3rd लंबर वर्टिब्रा के मध्य क्या होती है? स्थित होती है। यानी 12वीं वक्षीय कशेरुका से जो तीसरी हमारी कटी कशेरुका है इनके मध्य क्या होती है? स्थित होती है। और जो हमारा कशेरुक दंड है इसके दोनों ओर स्थित होती है। तो ये T12 से L3 कशेरुकाओं के मध्य स्थित होती है, और उदरीय गुहा में स्थित होती है, पृष्ठीय आंतरिक भित्ति के समीप होती है। भाई हमारी जो पृष्ठीय सतह है ना, ये इस पृष्ठीय जो आंतरिक भित्ति है उसकी सतह के समीप होती है। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी इस किडनी की। अब बात करते हैं हम इस किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक लाने वाली संरचना की, और उसे कहते हैं हम मूत्र वाहिनी। ये होती है एक जोड़ी नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है। जो किडनीज में बनने वाला जो मूत्र है उसको मूत्राशय तक लेकर आती है। मूत्राशय में खिंचावग्राही होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम मूत्राशय की। तो देखो ये जो मूत्राशय है इसमें खिंचावग्राही होते हैं, यानी कि स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये मूत्राशय मूत्र से भरता है तो इस मूत्राशय की भित्ति पर मूत्र के द्वारा दाब लगाया जाता है, तो ये खिंचावग्राही ये स्ट्रेस जो रिसेप्टर्स है ये एक्टिव होते हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचते हैं, भेजते हैं। ठीक है। यह मूत्र का संग्रहण करता है मूत्राशय। ठीक है, अस्थायी संग्रहण करता है। और ये कब तक संग्रहण करेगा?
जब तक कि सीएनएस से इसे त्यागने के लिए कोई ऐच्छिक संकेत ना आए, और इसमें जो मूत्र है तब तक संग्रहित रहेगा जब तक हमारा जो सीएनएस है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसे त्यागने के लिए कोई संकेत ना भेज दे। ये मूत्राशय हो गया और ये हो गया अब मूत्र मार्ग। तो ये जो मूत्र मार्ग है, यहां पर एक वाल्व पाया जाता है, संकोचक बोलते हैं, संकोचक उपस्थित होता है तथा मूत्र त्यागने का ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने किसकी, मानव उत्सर्जित तंत्र की। अब बात करते हैं इस मानव उत्सर्जित तंत्र का जो मुख्य अंग है, जो मैंने आपको बताया था किडनी, उसकी। तो अगला टॉपिक है अपना वृक्क या किडनी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी संरचना समझ लेते हैं। तो देखो ये जो किडनी है उसकी एक लंबवत काट है, ठीक है, जिसमें सबसे जो भारी स्तर होता है, या हम कह सकते हैं कि जो किडनी है ये एक कठोर आवरण द्वारा क्या रहती है, आवृत रहती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैप्सूल या संपुट। जो किडनी है इसका जो आंतरिक क्षेत्र है, आंतरिक भाग है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। जो भाई ये वाला जो भाग है ये कहलाता है हमारा कोर्टेक्स, और जो आंतरिक ये जो पिरामिड्स बन रहे हैं ये वाला भाग कहलाता है हमारा वल्कुट, सॉरी मध्यांश या मेडुला। ये वाला हमारा बाहर वाला कोर्टेक्स या जो अपना वल्कुट। अब देखो ये जो किडनी है, ये किडनी इस प्रकार से है, तो ये अंदर धसी हुई जो सतह होती है ये भाग कहलाता है हाइलम, ठीक है। तो हाइलम ये अवतल सतह होती है, ठीक है। तो अवतल सतह की ओर खांच, हाइलम अवतल सतह की ओर खांच होती है, और इस हाइलम से होते हुए किडनी के अंदर मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो भाग है सारा ये तो अपना क्या हो गया, मेडुला हो गया। बाकी ये जो बचा हुआ भाग है ये वाला भाग कहलाता हमारा रीनल पेल्विस या वृक्क श्रोणी। और ये जो रीनल पेल्विस या जो वृक्क श्रोणी है ये उभारो युक्त कीपाकार भाग होता है, जहां पर क्या होता है, ये जो हमारे मध्यांश है इनके अंदर उपस्थित जो संग्राहक नलिकाएं हैं वो आकर खुलती हैं। हमारा जो ये कोर्टेक्स है या किडनी में जो कोर्टेक्स है ये क्या करता है कि जो मध्यांश पिरामिड है, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड है, इनके मध्य धंसकर स्तंभ नुमा संरचना बना लेता है, जिनको कहते हैं हम बर्टीनी के स्तंभ या वृक्क स्तंभ, ठीक है। ये वो भाग होता है वल्कुट का जो कि मध्यांश पिरामिडों के मध्य प्रसारित रहता है या धसा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी संरचना की बात। मध्यांश पिरामिड शंक्वाकार संरचना होती है जो कैलिक्स में प्रक्षेपित रहती है। इस प्रकार से मध्यांश पिरामिड रहती है और ये कैलिक्स में प्रक्षेपित रहती है, यहाँ ये कैलिक्स वाले भाग रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी संरचना की। अब बात करते हैं हम कि भाई ये जो अपनी किडनी है, ठीक है, इस किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। यानी कि मेन जो इसमें फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, मूत्र के निर्माण का कार्य कर रही है, वो करती है नेफ्रॉन, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है और एक वृक्क में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो दोनों वृक्कों में कितने हो गए, लगभग 2 मिलियन। प्रत्येक जो नेफ्रॉन है उसके दो भाग होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा वृक्क नलिकाएं। तो देखो ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, तो दो भाग कौन कौन से हो गए, एक तो ये ग्लोमेरुलस हो गया, बाकी ये जो बची हुई रिमेनिंग संरचना है, ये जो बची हुई संरचना है ये वाली संरचना कहलाती है वृक्क नलिकाएं, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है,
ये ग्लोमेरुलस या नेफ्रॉन की अपन बात करें तो जिसमें पहला अपना जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस का जो निर्माण है वो होता है बोमेन संपुट प्लस केशिका गुच्छ से। बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ से, ठीक है। तो देखो जो अपनी नेफ्रॉन है, फर्स्ट भाग हो गया बोमेन संपुट। अब ये जो बोमेन संपुट है इसमें से एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी वृक्क धमनी आती है, इस वृक्क धमनी की एक शाखा एंटर करती है जिसे कहते हैं हम अभिवाही धमनिका। ये अभिवाही धमनिका इस बोमेन संपुट में केशिकाओं में क्या होती है, विभाजित होती है और गुच्छों के निर्माण कर लेती है, केशिकाओं का गुच्छा बना लेती है, ठीक है, जिसे हम ग्लोमेरुलस गुच्छ बोलते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस गुच्छ बोलते हैं। और ये जो अभिवाही धमनिका है इसकी सहायता से तो रक्त आएगा और इस ग्लोमेरुलस गुच्छ से अपवाही धमनिका की सहायता से ये जो रक्त है वो यहां से शुद्ध होकर बाहर निकलेगा। अब ये जो बोमेन संपुट और जो अपना ग्लोमेरुलस गुच्छ है, ठीक है, तो यहां से ये जो रक्त है, इस रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ है और जो अतिरिक्त मात्रा में उपस्थित पदार्थ है वो छनते हैं और फिल्ट्रेट होकर आ जाते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट में। और सेकंड वाला जो पार्ट है वो होता है अपना पीसीटी, यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स या समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। अब समीपस्थ कुंडलित नलिका में ये जो पदार्थ है जो निस्संदित होकर आया है, ठीक है, इसका पुनर्अवशोषण भी होता है और ये इस पीसीटी से होता हुआ पहुंचता है एक यू आकार की या हेयर पिन के आकार की संरचना में जिसे कहते हैं हम हेनले लूप, ठीक है। तो देखो ये जो हेनले लूप है इसकी वो भुजा, ठीक है, जिसमें ये निस्संद नीचे की ओर गति करता है वो कहलाती है हमारी डिसेंडिंग लिम्ब और वो भुजा जिसमें ऊपर की ओर गति कर रहा है वो कहलाती है अपनी असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। यानी कि ये अवरोही भुजा और ये आरोही भुजा और ये दोनों मिलकर बनाती है अपनी हेनले लूप जिसका आकार होता है हेयरपिन जैसा, ठीक है। अब ये जो हेनले लूप है ये फर्दर आगे चलता है और फिर से ये कुंडलित संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं हम दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स या डीसीटी, ठीक है। और फाइनली ये जो डीसीटी है वो काफी सारी जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी डीसीटी एक कॉमन नलिका में ओपन होती है जिसे कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका, ठीक है। अब देखो ये जो अपवाही धमनिका निकलती है इसमें से, ठीक है, ये अपवाही धमनिका एक्चुअल में क्या करती है कि ये जो हमारी नेफ्रॉन है इसका जो नलिकीय भाग है इसके चारों तरफ एक जाल का निर्माण करती है, केशिकाओं का जाल बनाती है जिसे हम कहते हैं परिनलिकीय केशिकाएं। और ये हेनले के लूप के समानांतर गति करती है और निर्माण करती है किसका, वासा रेक्टा का, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी नेफ्रॉन की संरचना की। अब बात करते हैं हम नेफ्रॉन्स के प्रकार की कि भाई कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखो जो नेफ्रॉन्स हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनका जो आधार होता है, ठीक है, विभाजित करने का, वो जैसे कि बात करें संख्या हो गई, हेनले लूप और मध्यांश में जहां तक ये प्रसारित है उपस्थित है और वासा रेक्टा के आधार पर दो होते हैं, पहला वल्कुटीय दूसरा मेडुलरी, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है अपन को वल्कुटीय वल्कुट में उपस्थित होगा, मेडुलरी ज्यादा मध्यांश में उपस्थित होगा। तो देखो बात करें अपन वल्कुटीय जो नेफ्रॉन है इनकी संख्या अधिक होती है जबकि मध्यांश जो नेफ्रॉन है इनकी संख्या कम होती है। वल्कुटीय जो नेफ्रॉन है इनमें जो हेनले लूप है वो बहुत छोटा होता है
अब हेनले लूप बहुत छोटा होता है तो मध्यांश में कम गहराई तक जाएगा, जबकि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो हेनले लूप है वो लंबा रहता है तो मध्यांश में अंदर तक धंसा रहता है। ठीक है, जो अपने वल्कुटीय नेफ्रॉन है इनमें वासा रेक्टा या तो ना के बराबर होगी, हासित होगी या अनुपस्थित होगी, जबकि जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है इनमें वासा रेक्टा उपस्थित होगी। तो ये तो हो गए दो प्रकार किसके, नेफ्रॉन के, कोर्टिकल और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, अब बात करें हम जस्टा जो ग्लोमेरुलर उपकरण है उसके बारे में। भाई ये हमारा मेलपिगियन कणिका बनी थी। ठीक है, अब ये जो मेलपिगियन कणिका है, ठीक है, इसी के पास में यहीं पर ये जो अपनी अपवाही धमनिका निकलती है, तो ये जो संरचना होती है यहीं पर अपने निर्माण होता है किसका, जो जस्टा ग्लोमेरुलर उपकरण है उसका। उसमें क्या होता है कि डीसीटी वाला भाग अपना इस बोमेन संपुट के पास आ जाता है। देखो यह एक संवेदी क्षेत्र होता है जिसका निर्माण डीसीटी तथा अभिवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर होता है। भैया अभिवाही धमनिका जब ये डीसीटी कहां पर पहुंच जाएगी, इस अभिवाही धमनिका के पास पहुंच जाएगी, अभिवाही धमनिका यहां पर आ जाएगी, तो दोनों के संपर्क स्थल पर इसका निर्माण होता है। अभिवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर कोशिकीय रूपांतरण द्वारा इसका निर्माण होता है। नेफ्रॉन विशिष्ट परासरणता वाले अंतराली द्रव में डूबी रहती है। जैसे मैंने आपको बात की कि भाई जो नेफ्रॉन है उसके अंदर कुछ मात्रा में यूरिया भी रहता है, नेफ्रॉन के अंदर जो अंतराली द्रव रहता है उसमें कुछ मात्रा में यूरिया भी रहता है ताकि उसकी परासरणता बनी रहे। तो ये जो नेफ्रॉन्स है ये वृक्क के अंदर उपस्थित जो अंतराली द्रव है उसमें डूबी रहती है। अब बात करें हम इसकी परासरणता की, तो कोर्टेक्स में तो इसकी परासरणता होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और मेडुला में होती है इसकी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक। ठीक है, यह है अपना JGA जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ठीक है, देखो ग्लोमेरुलस अभिवाही धमनिका द्वारा निर्मित केशिकाओं के गुच्छ होते हैं। ऑब्वियसली बात है, ग्लोमेरुलस क्या है, जो अभिवाही धमनिका एंटर कर रही है बोमन कैप्सूल में और केशिका गुच्छ बन रहा है। ठीक है, जहां फिल्ट्रेशन होता है वही ग्लोमेरुलर है। मेलपिगियन कणिकाएं पीसीटी और डीसीटी ये कहां पर स्थित होंगी, वलकुट में। तो देखो भैया जैसे ये किडनी है और ये एक किडनी का वृक्कीय पिरामिड है, तो अभी हमने बात की किस किस की, मेलपिगियन कणिकाएं पीसीटी और डीसीटी। तो देखो मेलपिगियन कणिका कौन कौन बनाएगा, बोमेन कैप्सूल, ये अभिवाही धमनिका, ये अपवाही धमनिका, पीसीटी, ये हिनले लूप और डीसीटी। ये वाला भाग कौन सा हो गया इधर से इधर का, कोर्टेक्स, और ये वाला मेडुला। तो आपको समझ में आ रहा है कि नेफ्रॉन का कौन कौन सा भाग कोर्टेक्स में उपस्थित होगा और कौन कौन सा भाग मेडुला में उपस्थित होगा। ठीक है, हिनले का लूप है वो मेडुला में धंसा रहता है, मैंने आपको बताया। अनेक डीसीटी एक सीधी नलिका में खुलती है जिसे संग्राहक नलिका कहते हैं। ये संग्राहक नलिका आ गई, एक डीसीटी ये खुल रही है, एक डीसीटी ये खुलेगी, एक की ये खुलेगी, यानी काफी सारी नेफ्रॉन्स की डीसीटी एक सीधी नलिका में ओपन होती है जिसे अब कहते हैं संग्राहक नलिका, जिसमें से अनेक कैलिक्स में मध्यांश पिरामिड के माध्यम से वृक्क श्रोणि में खुलती है। और देखो ये डीसीटी हो गई, ये हो गई हमारी संग्राहक नलिका। अब ये संग्राहक नलिका इधर आएगी और यहां से ये कैलिक्स वाले रीजन में खुल जाएगी। ठीक है, अपवाही धमनिका ग्लोमेरुलस से निकलती है तथा वृक्क नलिकाओं के चारों ओर परिनलिकीय केशिका का निर्माण करती है। भाई अपवाही धमनिका निकल रही है और अपवाही धमनिका ग्लोमेरुलस से निकलकर जो वृक्क नलिकाएं हैं इन वृक्क नलिकाओं के चारों ओर क्या कर रही है, देखो ये केशिका जाल का निर्माण कर रही है जिसे हम परिनलिकीय केशिका जाल बोलते हैं या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना पॉइंट वासा रेक्टा। ठीक है, तो देखो वासा रेक्टा परिनलिकीय केशिका की एक शाखा होती है जो हिनले लूप के समानांतर चलती है और यू आकार की होती है।
भाई ये वासा रेक्टा हमने डिस्कस की थी, ये परिनलिकीय केशिका जाल की एक शाखा है जो हेनले लूप के समानांतर चल रही है और यू आकार बना रही है। आया समझ में? तो ये तो बात हुई अपनी जेजीए यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर उपकरण की बात। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक अपना मूत्र निर्माण। कि भाई हमने किडनी की संरचना पढ़ ली, नेफ्रॉन की संरचना पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि किडनी में निस्संदन किस प्रकार हो रहा है, मूत्र का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाली जो संरचना है कैलेनुमा, ये हो गई अपनी बोमेन कैप्सूल, ये अपनी अभिवाही धमनिका, ये अपनी अपवाही धमनिका, ये बोमेन कैप्सूल, और ये हो गई अपनी पीसीटी, यहां से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये जो बोमेन कैप्सूल है, इस बोमेन कैप्सूल में ये अभिवाही धमनिका एंटर करती है और एंटर करके ये केशिकाओं का एक जाल बना लेती है। ठीक है, और ये जो केशिका जाल है और ये जो बोमेन संपुट है, ठीक है, इनके ये जो बोमेन संपुट की आंतरिक लेयर है, इसके अंदर पोडोसाइट सेल्स होती है, और पोडोसाइट सेल्स इस प्रकार अरेंज होती हैं कि उनके मध्य थोड़ा थोड़ा गैप रह जाता है, छिद्र रह जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, निस्संदन छिद्र। ठीक है, या फिल्ट्रेशन स्लिट, जिनसे क्या होता है कि ये यहां से जो रक्त आ रहा है वो अपना आएगा, और चूंकि इसका आकार बड़ा है तो रक्त अधिक अमाउंट में आएगा, इसका आकार छोटा है तो इस पर प्रेशर लगेगा, यहां से निस्संदन होगा इन पोडोसाइट सेल्स से, और निस्संदित होकर इस पीसीटी में या बोमेन कैप्सूल की गुहा में आ जाएंगे ये जो निस्संदित पदार्थ है। तो देखो मेनली बात करें तो पहला हो रहा है यहाँ पर निस्संदन, तो उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर निस्संदन, और लगभग 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलर निस्संदन करती है हमारी जो किडनी की सारी नेफ्रॉन्स है। ठीक है, लेकिन मजे वाली बात यह है कि इनका जो अधिकांश भाग है, ठीक है, यानी कि 99.9% जो भाग है उसको वापस अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखो निस्संदित होकर आ गया इधर, सेकंड है अपना नलिकीय पुनः अवशोषण। जैसे मैंने आपको बताया भाई 180 लीटर पर डे निस्संद बन रहा है, लेकिन उसमें से अधिकांश क्या हो रहा है, वापस से अवशोषित हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड हो गया नलिकीय अवशोषण, जिसमें लगभग 99% जो निस्संद है उसको वापस अवशोषित कर लिया जाता है। अब भैया 99% निस्संद तो क्या हो गया, वापस से अवशोषित हो गया। अब जब वापस से अवशोषित हो गया तभी तो हम कहते हैं कि भाई एक पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगर कंप्लीट निस्संद का होने लगे तो 180 लीटर निकल जाए। ठीक है, तो लगभग 99% निस्संद वृक्क नलिकाओं द्वारा निम्न प्रक्रियाओं से पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 99% जो निस्संद है उसको दो प्रक्रियाओं के द्वारा क्या कर लेते हैं, फिर से अवशोषित कर लेते हैं। एक है सक्रिय और एक है निष्क्रिय। सक्रिय प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज, सोडियम, अमाइनो एसिड्स इनको पुनः अवशोषित किया जाता है, और निष्क्रिय प्रक्रिया के द्वारा जैसे नाइट्रोजन अपशिष्ट हो गए, H2O हो गया, नाइट्रोजन अपशिष्ट H2O हो गया, इनको वापस अवशोषित कर लिया जाता है। अब पीसीटी में तो पुनः अवशोषण हो रहा है, डीसीटी में क्या होता है कि परासरणता को मेंटेन करने के लिए स्रावण होता है वापस से, तो उसे कहते हैं नलिकीय स्रावण। ठीक है, तो देखो निस्संद में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन तथा अमोनिया को स्रावित किया जाता है, जिसे हम नलिकीय स्रावण कहते हैं। ठीक है, और आयनिक तथा अम्ल क्षार संतुलन को मेंटेन करने का काम भी ये नलिकीय स्रावण करता है। ठीक है, तो ये तीन चीज समझ में आई आपको, ग्लोमेरुलर निस्संद, जिसके बाद नलिकीय पुनः अवशोषण, और फिर नलिकीय स्रावण। ठीक है, इसके पश्चात डीसीटी में या इसके पश्चात डीसीटी से संग्राहक नलिका में जाने वाला जो निस्संद का आयतन है, ठीक है, उसमें से भी अगर बॉडी को रिक्वायर्ड है तो संग्राहक नलिका में से जल और यूरिया को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, नहीं अदरवाइज फिर वो मूत्र बन जाता है। ठीक है, तो ये मूत्र बन जाता है, और मैंने आपको बताया 1 से 1.5 लीटर पर डे मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करें अचयनात्मक प्रक्रिया की। ठीक है, तो अचयनात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, देखो ग्लोमेरुलर निस्संद या परानिस्संदन की बात कर रहे हैं, जो कि अचयनात्मक प्रक्रिया है।
इसमें वृक्कों द्वारा हृदय निकास का लगभग 1/5% भाग या 1100 से 1200 ml रक्त पर मिनट निस्यंदित किया जाता है। जब तो भाई एक दिन में 180 लीटर निस्यंदन बनता है, ठीक है। अब ये निस्यंदित किया जाता है तो इसमें क्या होता है, देखो वृक्क धमनी आती है, धमनिकाओं में विभाजित होती है, ग्लोमेरुलर रक्त वाहिकाओं की जो एंडोथीलियम है वो आधारीय झिल्ली और बोमन संपुट की उपकला तीनों मिलकर निस्यंदन झिल्ली बनाती है, जिससे ये जो रक्त है वो निस्यंदित होता है, ठीक है। निस्यंदन के पश्चात इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर निस्यंद। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स के अतिरिक्त होता है ये, यानी कि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं पाई जाती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। देखो बोमेन कैप्सूल है, उसमें पोडोसाइट जटिल रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसमें कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं जिन्हें हम स्लिट छिद्र या निस्यंदन छिद्र कहते हैं। मैंने यही समझाया था आपको। निस्यंदन ग्लोमेरुलर केशिकाओं में दाब के कारण होता है। मैंने आपको बताया कि भाई जो अभिवाही धमनी का उसका व्यास अधिक होता है, अपवाही का कम होता है, तो यहाँ से जब रक्त आएगा तो जितने अमाउंट में यहाँ से आ रहा है यहाँ से कम अमाउंट में निकलेगा, तो मतलब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। तो वही बात हम कह रहे हैं कि निस्यंदन ग्लोमेरुलर केशिकाओं में दाब के कारण होता है। जीएफआर क्या होता है, तो जीएफआर कहते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि जो निस्यंदन बन रहा है अपना 1 मिनट में, और वो होता है लगभग 125 ml पर मिनट, ठीक है। वृक्क में जो जीएफआर है इसके जो नियमन है, ठीक है, इसकी सामर्थ्य होती है, मतलब कि वृक्क के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये इस जीएफआर का नियमन कर सकता है, यानी कि बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी मूत्र नलिका मूत्र निर्माण की। अब मूत्र निर्माण में भी अब हम बात करते हैं नलिकाओं की कार्य की। तो देखो भाई ये वाला जो भाग है, ये सारी एरो आपको ये इस तरह से मानो जैसे मैंने आपको बताया था किडनी में ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ऊपर का, ये कोर्टेक्स पार्ट है और ये वाला मेडुला पार्ट है। मेडुला पार्ट में सिर्फ हेनले लूप उपस्थित था, उसके अलावा संग्राहक नलिका थी, बाकी अपना जो बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी है और डीसीटी है, ठीक है, ये सारी कहाँ उपस्थित थी, अपनी कोर्टेक्स वाले भाग में। तो देखो पुनः अवशोषण, पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब निस्यंदन होता है पीसीटी में आता है तो पुनः अवशोषण होता है। तो जैसे SCO3 हो गया, NaCl हो गया, H2 हो गया, पोषक पदार्थ हो गए, पोटेशियम हो गया, इनको वापस से अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। साथ में कुछ पदार्थ इस नलिका में स्रावित भी होते हैं, कहां से, जो अपना अंतराली द्रव है, ठीक है, उसमें से। इधर से जैसे NaCl हो गया, H2O हो गया, SCO3- हो गया, और पोटेशियम और जो हमारा है हाइड्रोजन है उसको वापस से भेजा जा रहा है। तो ये वाली जो प्रोसेस है ऊपर वाली, ये तो सारी क्या हो गई, पुनः अवशोषण। नीचे वाली है ये क्या हो गई, नलिका स्रावण, ठीक है। अब यहां से जो निस्यंद है वो आता है कहां पर, जो हेनले लूप की डिसेंडिंग जो हेनले के लूप की डिसेंडिंग भुजा है उसमें, यहाँ पर इसमें मैक्सिमम वाटर का अवशोषण होता है, ठीक है, जिससे ये जो निस्यंद है जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है तो ये सांद्र होता जाता है, ठीक है। अब सांद्र होकर जब ये इस तरफ बढ़ता है इसकी असेंडिंग भुजा में, ठीक है, तो असेंडिंग भुजा में बढ़ता है तो सांद्रित होकर जा रहा है ये, तो परसरणता को मेंटेन करने के लिए यहाँ से NaCl कहाँ आ जाता है, ये जो अपना अंतराली द्रव है इसमें, ठीक है, ये जाता है ऊपर और ऊपर पहुंच जाता है कहां पर, डीसीटी में, जहां पर इसमें क्या कर दिया जाता है, जो अपना नली के स्रवण है वो भी किया जाता है और चयनात्मक अवशोषण किया जाता है, और फाइनली इसे जो संग्राहक नलिका है उसमें डाल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया अगर बॉडी का रिक्वायर्ड है तो संग्राहक नलिका में से भी जल और जो यूरिया है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं, देखो जो हेनले का लूप है इसके दोनों भागों की, एक तरफ मानदंड लिखते हैं, एक तरफ आरोही और एक तरफ जो अवरोही भाग है। जैसे देखो मैंने आपको एक और बताया था, जो कोर्टेक्स वाला भाग है इसकी तो ऑस्मोलैरिटी लगभग 300 मिली ओस्मोल पर लीटर थी, और जो मेडुला थी उसकी 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर थी। आई चीज समझ में। हेनले के लूप के दो भाग होते हैं, अवरोही भाग और आरोही भाग। अवरोही भाग जल के लिए पारगम्य होता है, जबकि आरोही भाग लवणों के लिए पारगम्य होता है, ठीक है। अवरोही भाग
लवणों के लिए अपारगम्य होता है, जबकि आरोही भाग जल के लिए अपारगम्य होता है। निस्यंद की बात करें तो जो अपना अवरोही भाग है, इसमें जब निस्यंद आगे की ओर बढ़ता है तो ये सांद्रित हो जाता है, तो इसे सांद्रण भुजा भी बोलते हैं। और इसमें जब ये ऊपर की ओर बढ़ता जाता है तो ये तनु होता जाता है, तो इसे हम तनु भुजा भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो बात हुई अपनी नलिकाओं में, जैसे कि पुनः अवशोषण या कंप्लीटली जो अपनी स्ट्रक्चर है उसकी। अब बात करें इसके पीसीटी वाले भाग की, तो देखो जो पीसीटी है वो सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से आश्रित रहती है। अब सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से आश्रित है तो ब्रश बॉर्डर मतलब किसके ऊपर क्या मिलेंगे, प्रोसेस मिलेंगे, प्रवर्ध मिलेंगे, अंगुलीनुमा। ठीक है, जो अवशोषण के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। लगभग सभी आवश्यक पोषक पदार्थ और 70 से 80% जो वैद्युत अपघट्य है और जो जल है उसका पुनः अवशोषण कहां पर होता है, अपना इस पीसीटी में। इसमें पुनः अवशोषण और चयनात्मक पुनः अवशोषण का भी ये मुख्य स्थल होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी मूत्र निर्माण की। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा कि जो सांद्रित निस्यंद है उसके लिए जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो किस प्रकार जनरेट होती है हमारे किरणें में। तो देखो, निस्यंद का प्रवाह निम्न संरचनाओं की विभिन्न भुजा में होता है। तो भाई जो निस्यंद का प्रवाह है, ठीक है, वो निम्न संरचनाओं की विभिन्न भुजाओं में होता है, और विभिन्न भुजाओं में भी ये विपरीत दिशा में हो रहा है, मतलब प्रतिधारा। अब कौन कौन सी संरचनाएं हैं, तो देखो हेनले का लूप, वासा रेक्टा, और हेनले लूप और वासा रेक्टा दोनों। भाई ये वाली जो संरचना है अपनी, ये हेनले का लूप है, और इसके पैरेलल गति करने वाली संरचना है ये वासा रेक्टा है। ठीक है, हेनले लूप और वासा रेक्टा के नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा आंतरिक मध्यांशी अंतरावकाश यानी कि वल्कुट की ओर 300 मिलीओस्मोल और आंतरिक मध्यांश में 12 मिलीओस्मोल की ओर परासरणता को बढ़ाता है। यानी कि सिंपल से में कहने का मतलब क्या है कि भाई ये जो हेनले लूप है और जो वासा रेक्टा है, इन दोनों का पास पास अरेंजमेंट, ठीक है, और दोनों का पैरेलल अरेंजमेंट होना, और उसके साथ साथ क्या होना, इनके अंदर जो अपनी काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रही है वो क्या करता है, ये जो ऊपर का भाग है वल्कुट, इसमें 300 मिलीओस्मोल और वल्कुट से लेकर मध्यांश तक 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर जो परासरणता है उसको मेंटेन करके चलता है। देखो, अंतराकाश प्रवणता NaCl तथा यूरिया के कारण बनती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो अंतराली द्रव है उस अंतराली द्रव में भी यूरिया को अवशोषित कर लिया जाता है ताकि परासरणता बनी रहे। ठीक है, तो NaCl और यूरिया के कारण इसकी अंतराली द्रव की परासरणता बनी रहे। ठीक है, NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे वासा रेक्टा की अवरोही भुजा के साथ विनिमय किया जाता है। अब बात करें हम, देखो ये तो बात थी अपनी अवरोही भुजा हेनले लूप की, ये हेनले लूप की आरोही भुजा। आरोही भुजा से क्या हो रहा है, NaCl का अवशोषण हो रहा है, और NaCl को विनियमित किसे किया जा रहा है, वासा रेक्टा की जो अवरोही भुजा है उसमें। यानी कि हेनले लूप की आरोही भुजा से NaCl का अवशोषण होकर ये कहां पर पहुंच रही है, वासा रेक्टा की अवरोही भुजा में। ठीक है, विनियमित किया जाता तथा मध्यांश अंतराल अवस्था को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। तो ये मध्यांश में जाएगा यानी अंतराली द्रव में जाएगा, और अंतराली द्रव से ये वासा रेक्टा की आरोही भुजा में पहुंच जाएगा। ठीक है, यूरिया जो हेनले लूप की आरोही भुजा के पतले भाग में प्रविष्ट होता है, यानी कि वो यूरिया जो हेनले लूप की आरोही भुजा उसके पतले भाग में प्रवेश करता है, जो संग्राहक नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः प्रवाहित किया जाता है। यानी कि सिंपल से में बात करो, मैंने आपको बताया अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो संग्राहक नलिका से जल भी अवशोषित कर लिया जाएगा और यूरिया भी अवशोषित कर लिया जाएगा। तो यहां से यूरिया अवशोषित हुआ, और यूरिया अवशोषित कहां होगा, अंतराली द्रव में, और अंतराली द्रव से इसे कहां पर भेज दिया जाएगा, इस यूरिया को जो हेनले लूप है उसकी आरोही भुजा में। ठीक है, यह क्रियाविधि अंतराकाश सांद्रता की प्रवणता को बनाए रखती है, और ये जो क्रियाविधि चल रही है ये अंतराली द्रव की जो सांद्रता प्रवणता है उसको मेंटेन करके चलती है, जो संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में सहायता करती है, और निस्यंद का ये क्या करती है, सांद्रण करती है। ठीक है, जो निस्यंद आ रहा है, ठीक है, जो निस्यंदित होकर आया है बोमन कैप्सूल से, उसको सांद्रित करती जाती है, गाढ़ा करती जाती है।
ठीक है। हेनले लूप मुख्य रूप से वृक्क अंतराकाशी में परासरण प्रवणता को बनाए रखने में सहायता करता है। भाई मुख्य रूप से हेनले लूप है जो मध्यांश में क्या कर रहा है, डूबा है, ठीक है, मध्यांश में धंसा हुआ है। तो वृक्क अंतराकाशी में क्या कर रहा है, ये मेनली परासरण सांद्रता या परासरण प्रवणता है उसको बनाए रखता है। स्तनधारियों में सांद्रित मूत्र उत्पादन करने की क्षमता होती है। भाई हमारे किडनी के पास क्षमता है, ठीक है, तो जो स्तनधारी है उनमें मूत्र सांद्रित उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्लियर है। तो ये तो बात हुई अपनी प्रतिधारा क्रियाविधि की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वृक्क के कार्यों का नियमन। भाई जो वृक्क है इसके कार्यों का नियमन किस किस प्रकार हो रहा है, यानी कि सिंपल से में कह सकते हैं कि हमारी जो किडनीज है, ठीक है, इन किडनियों पर कंट्रोल किसका है, इनको नियंत्रित कौन कर रहा है, उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें तो हमारा जो सीएनएस है वही करता है। तो सीएनएस में मेनली बात करें हम हाइपोथैलेमस की। तो देखो जब क्या होता है कि हमारा जो रक्त आयतन है या जो देह तरल आयतन है या जो आयनिक सांद्रता है जब ये कम होती है तो क्या होता है कि जो जैसे ही कम हुई तो हाइपोथैलेमस के जो परासरण ग्राही है वो सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर न्यूरोहाइपोफाइसिस से एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन को स्रावित करता है। अब ये एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, तो ये रक्त वाहिकाओं को संकुचित करवाता है। यानी भाई ब्लड प्रेशर को अपन को फिर से बढ़ाना है तो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करा दो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके अलावा डीसीटी से जल के पुनः अवशोषण में ये क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, जिससे डायूरेसिस वाली कंडीशन से बच जाता है पर्सन, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, रक्त आयतन में वृद्धि होती है और रक्तदाब में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ओवरऑल जीएफआर में भी वृद्धि होगी। और जिससे रक्त के आयतन में वृद्धि हुई और जब रक्त के आयतन में वृद्धि हुई तो जो परासरण ग्राही उपस्थित होते हैं ये स्टॉप हो जाते हैं या संदमित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही परासरण ग्राही हैं ये बंद होंगे, ठीक है, तो एडीएच या वैसोप्रेसिन का स्रावण भी क्या हो जाएगा, संदमित हो जाएगा। तो इस प्रकार कम रक्तदाब होने पर, कम रक्त आयतन होने पर या आयनिक सांद्रता कम होने पर हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है। सेकंड बात करें हम जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण की। तो देखो जैसे ही जीएफआर कम हुआ या ग्लोमेरुलर रक्त प्रवाह कम हुआ या ग्लोमेरुलर जो रक्तदाब है वो कम हुआ तो क्या होगा, जो जेजी सेल्स है वो एक्टिव होंगी और एक्टिव होकर रेनिन का स्रावण करेंगी। अब ये जो रेनिन है ये क्या करता है, रक्त में उपस्थित ये जो रेनिन है रक्त में उपस्थित जो एंजियोटेंसिन है इसको एंजियोटेंसिनोजन है इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और फिर इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। जैसे ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, रक्त वाहिकाओं को संकुचित करा देता है ताकि जो उनका व्यास कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, तो जीएफआर भी बढ़ेगा। अधिवृक्क मध्यांश से ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित कराता है जो कि क्या करता है, सोडियम और जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। जब सोडियम जल का पुनः अवशोषण बढ़ेगा तो जिसके परिणाम क्या हो जाएगा, रक्तदाब में वृद्धि हो जाएगी, जीएफआर में वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो मैकेनिज्म है ये वाली जेजीए वाली इसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो है हमारा हार्ट। अब हार्ट है तो क्या होता है, देखो जैसे ही हृदय के आलिंद में रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है यानी कि बीपी बढ़ती है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हार्ट की भित्ति है उससे एएनएफ का स्रावण होता है, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर का। जैसे ही एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर स्रावित होता है तो ये क्या करता है, वाहिकाओं को विस्फारित करवा देता है। ये दोनों तो अपनी क्या हो रही थी, बीपी कम होने पर हो रही थी, ये बीपी बढ़ने की बात कर रहे हैं अपन। तो वाहिका विस्फारित करा देगा तो रक्तदाब कम हो जाएगा, वाहिका विस्फारण कराएगा जिससे क्या होगा, रक्तदाब में कमी होगी तो जीएफआर में भी कमी होगी, ठीक है, और जीएफआर में कमी होगी तो मतलब इस तरह से ये मेंटेन कर लेता है। तो ये तीन क्या कर रहे हैं, जो किडनीज है, ठीक है, इसके कार्यों को नियमित कर रहे हैं। एएनएफ क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर एक जांच के रूप में भी क्या करती है, कार्य करती है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसके कार्यों के नियमन की। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक है मूत्र का संगठन एवं उसके अभिलक्षण। अब बात करते हैं मूत्र के बारे में। तो देखो मूत्र है इसका कलर होता है हल्का पीला, पीएच होती है लगभग 6, गंध होती है इसमें एक विशिष्ट मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना भाई अभिलाक्षणित गंध होती है, ठीक है।
यानी कि अपन नॉर्मली अगर कहीं से आ रही है तो अपन पहचान के बता सकते हैं। मानव वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई 180 लीटर पर डे जो निस्यंद बन रहा है इसका 99% तो वापस से अवशोषित हो जाता है, तो लगभग की 4 गुना सांद्रित मूत्र उत्सर्जित करते हैं। अगर हम बात करें तो एक दिन में जो मानव है वो लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब बात करें हम कि विभिन्न कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं, ठीक है, जो मूत्र की विशेषताओं को क्या करती है, प्रभावित करती है, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, जो मूत्र की विशेषता को प्रभावित करती है। जैसे कि मूत्र में कुछ असामान्य घटक उपस्थित हो सकते हैं। असामान्य घटक कौन कौन से, जैसे कि बात है अगर ग्लूकोज उपस्थित हो तो उस अवस्था को कहते हैं हम ग्लाइकोसूरिया, और ये संकेत देता है कि भाई डायबिटीज मेलाइटस रोग होगा। दूसरा है कीटोन का है, उसे कहते हैं हम कीटोन्यूरिया, और ये भी सेम डिजीज के संकेत देता है। नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट अपना मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और ठीक से कार्य न करने की कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में भी सहायता करता है। भाई मूत्र का अगर अपन विश्लेषण करें, जो मूत्र का एनालिसिस, मूत्र की जांच होती है लैब में, ठीक है, उससे ही तो वृक्क के काफी सारे ऐसे रोग या किडनी से संबंधित रोग है उनका पता चलता है। अगर वृक्क ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो उसका पता चलता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी मूत्र के संगठन की। अब बात करते हैं हम मूत्रण की या मिक्चुरेशन की। ठीक है, संगठन की बात हो गई, अब मिक्चुरेशन की बात करते हैं। तो देखो पहली फेज होती है फिलिंग फेज। फिलिंग फेज में क्या होता है कि जो मूत्राशय है उस मूत्राशय में मूत्र आता है और मूत्र भरता जाता है, जिससे क्या होती है कि ये जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय की भित्ति में उपस्थित जो डेट्रूसर पेशी है, ठीक है, ये डेट्रूसर मसल्स क्या होती हैं, शिथिलित होती हैं। ठीक है, प्रेशर लगेगा तो शिथिलित होंगी, मूत्राशय फैलेगा। दूसरी आती है स्टोरेज फेज। अब भाई इसके अंदर आकर मूत्राशय मूत्र है वो संग्रहित हो गया, अब संग्रहित हो रहा है तो स्टोरेज फेज कहते हैं। इसमें मूत्राशय प्रसारित होता है। अब मूत्राशय प्रसारित होगा तो क्या होगा कि इसकी भित्ति में उपस्थित जो खिंचाव ग्राही है वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो एक्टिव होते ही सीएनएस को संकेत भेजेंगे। ठीक है, और संकेत भेजेंगे तो ये मूत्रण के रिफ्लेक्स को क्या करता है, संदमित करता है। और लास्ट में थर्ड फेज है अपनी वॉइडिंग फेज। वॉइडिंग फेज का मतलब क्या हो गया कि जब अफरेंट जो संकेत है वो मूत्राशय के भरने को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिससे क्या होगा जो स्ट्रेस जो रिसेप्टर्स थे वो ब्रेन तक संकेत भेजेंगे और ब्रेन उन संकेतों को क्या करेगा, पढ़ेगा। एक तरह से कह सकते हैं ना कि वो जो संकेत पहुंच रहे हैं उनको समझेगा और समझने के पश्चात उनकी प्रतिक्रिया दर्शाएगा, जिससे क्या होगा कि जो डेट्रूसर मसल्स है ये डेट्रूसर मसल संकुचित होंगी। अब संकुचित होंगी तो साथ में यहाँ पर उपस्थित जो संकोचक है वो भी ओपन होगा और आंतरिक संकोचक क्या हो जाएगा, शिथिलित हो जाएगा। आंतरिक संकोचक शिथिलित हो जाएगा तो जो मूत्र है वो मूत्र मार्ग से होता हुआ बॉडी से बाहर आ जाएगा और बाह्य संकोचक शिथिल और मूत्र त्याग की प्रक्रिया हो जाती है। तो ये तो है अपनी मिक्चुरेशन या मूत्रण की प्रक्रिया। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है अपना उत्सर्जी तंत्र से संबंधित जो विकार है। ठीक है, यहां पर हम मेनली 5 विकारों को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला विकार है वृक्क पत्री, रीनल कैलकुलाई बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इस रोग में जो हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्जेलेट सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्रिस्टलीकृत होकर जमा होने लगते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलीकृत होकर जमा होकर वो स्टोन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि बात करें अगर वो अपना किडनी में स्टोन हो रही है तो किडनी स्टोन बोलेंगे, गोल ब्लैडर में होती है तो गोल ब्लैडर स्टोन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ किडनी से बात कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर पत्थर है, क्रिस्टलीकृत लवण जैसे कि ऑक्जेलेट हो गए, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गए, उनका जमाव हो जाता है, या एगुलेंसील द्रव्यमान है वो एकत्रित हो जाता है। सेकेंड है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जिसका सिंपल सा मतलब है कि भाई वृक्क का जो ग्लोमेरुलस भाग है ना उस भाग में स्रोत उत्पन्न हो गई, या वो जो भाग है उसमें सूजन उत्पन्न हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वृक्कपात या वृक्क विफलता।
तीसरा है अपना वृक्क विफलता। ठीक है, तो देखो वृक्कों की कुसंक्रिया रक्त में यूरिया के एकत्रण को क्या करती है, प्रेरित करती है। मतलब कि जब वृक्क हमारा ढंग से कार्य नहीं करेगा तो हमारा जो ब्लड है उसमें यूरिया एकत्रित होगा, ढंग से कार्य नहीं करेगा तो वो निस्संदित भी नहीं कर पाएगा, तो यूरिया रक्त में एकत्रित होगा, तो यूरिया के एकत्रण को प्रेरित करती है, जो कि अत्यधिक हानिकारक होता है। भाई यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये हानिकारक नाइट्रोजन अपशिष्ट तो हैं, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, इनको बाहर निकाल रहे हैं। तो वृक्कपात या वृक्क विफलता को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब इसके उपचार क्या हैं, तो भाई देखो अगर वृक्क विफल हो गई तो इसके उपचार क्या क्या हैं, तो पहला तो है रक्त अपोहन, यानी कि हीमोडायलिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई रक्त से यूरिया को निष्कासन की प्रक्रिया होती है, और ये जो प्रक्रिया है ये दुनिया में हजारों जो यूरेमिक लोग हैं उनके लिए एक तरह से वरदान साबित है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, तो देखो हमारी जो कलाई की धमनी होती है, इस धमनी से रक्त को निकाला जाता है, और जब रक्त निकालते हैं यानी कि यहाँ एक जो नलिका है उसको सिरिंज की सहायता से ऐड कर देंगे। जब इसमें से रक्त को निकालेंगे तो उसके साथ हिपेरिन मिलाते हैं, जो कि प्रतिस्कंदक होता है, जो कि इसको जमाव नहीं होने देता है, और फिर इसे हम क्या करते हैं, पंप करते हैं अपोन इकाई के माध्यम से। अपोन इकाई क्या होती है, तो एक तरह से ये कृत्रिम वृक्क होता है। ठीक है, और कृत्रिम वृक्क इस तरह से होता है जैसे कि भाई ये अपोन इकाई है, तो इसमें से यहाँ से रक्त प्रवेश करेगा, और इसके अंदर इस प्रकार से कुंडलित सेलोफेन की झिल्ली होती है, या सेलोफेन की जो झिल्ली नुमा या सेलोफेन की झिल्ली से बनी नलिका होती है। ठीक है, अर्धपारगम में झिल्ली होती है, यहाँ पर जो हमारा वृक्क होता है उस वृक्क के अंदर अंतराली जो द्रव होता है उसके समान घटक भरा होता है, उसको भी हम एक तरफ से एंटर कराते हैं, दूसरे से निकालते रहते हैं। यहाँ से रक्त को प्रवेश कराएंगे तो इसकी और इसकी जो सांद्रता है उसकी जो सांद्रता प्रवणता है उसके अनुसार यहाँ पर एक्सचेंज होता है, और पदार्थों का एक्सचेंज, यानी कि यहाँ से यूरिया आ जाएगा अपना इस तरफ, और भी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं और भी आवश्यकता से अधिक पदार्थ है वो यहाँ आ जाएगा और उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर पुनः इस रक्त को क्या किया जाएगा, शरीर में प्रवेश कराया जाएगा, तो पुनः प्रतिस्कंदक मिलाते हैं और इसके टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं। ठीक है, तो हिपेरिन अब कृत्रिम रक्त से छिद्रित सेलोफेन की झिल्ली होती है, फिर क्या होता है, सांद्रता प्रवणता के आधार पर इसमें निस्संदन हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन अपशिष्ट स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाता है, यानी कि अब जो रक्त है वो शुद्ध हो गया हमारा। अब इसे फिर से हिपेरिन के साथ ऐड करेंगे, और हिपेरिन के साथ ऐड करके सिरा के माध्यम से हमारी बॉडी में फिर से प्रवेश करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि हिपेरिन के साथ ऐड कराने के पश्चात जब एंटर कराते हैं बॉडी में तो तापमान भी नियंत्रित करते हैं, बॉडी के इक्वल लाते हैं इसका टेम्परेचर, फिर एंटर कराते हैं। ठीक है, और सेकंड जो ऑप्शन है वो है अपना वृक्क प्रत्यारोपण। भाई पहला तो क्या होगा, हीमोडायलिसिस या डायलिसिस, सेकंड है वृक्क प्रत्यारोपण। ठीक है, वृक्क प्रत्यारोपण में क्या होता है कि भाई जो किडनी है उसने बिल्कुल ही कार्य करना बंद कर दिया, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो किडनी है, ठीक है, यह तीव्र वृक्क विफलता की सुधार की ये अंतिम विधि होती है, जिसमें क्या होता है कि एक जो डोनर व्यक्ति होता है उससे किडनी ली जाती है और जो रोगी है उसके अंदर प्रत्यारोपित कर दी जाती है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखा जाता है कि इसकी विफलता ना हो। ठीक है, यह विफलता की संभावना कम हो, इसके लिए डोनर चुना जाता है वो जो रोगी है उसका करीबी रिश्तेदार। तो क्रियात्मक वृक्क दाता से लिया जाता है, फंक्शनल किडनी ले ली जाती है, और अस्वीकृति को कम करने के लिए करीबी रिश्तेदार को प्राथमिक दाता के रूप में चुना जाता है, पहले प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, आधुनिक नैदानिक विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक की सफलता दर को क्या करती है, बढ़ाती है। तो ये दो क्या हो गए, मेथड हो गए किसके, वृक्क विफलता से बचने के। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भाई देखो अपोहक द्रव का जो संगठन है वो नाइट्रोजन अपशिष्ट के अतिरिक्त प्लाज्मा के समान होता है। मतलब कि यहां जो ये अपोहक द्रव भरा था, इस अपोहक द्रव का संगठन क्या हो जाएगा, तो जो प्लाज्मा होता है हमारे शरीर में उसमें से नाइट्रोजन अपशिष्टों को बाहर निकाल दो, बाकी सेम एज इट इज संगठन इसका होता है अपोहक द्रव का। क्लियर है, तो ये तो बात हुई हमारे उत्सर्जित तंत्रों के विकार की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
उत्सर्जन में सम्मिलित जो अन्य अंग है उनकी भूमिका की, कि भाई और कौन कौन से एनिमल्स है, ठीक है, या अपन बात करें तो हमारी बॉडी में वृक्कों के अलावा और कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो उत्सर्जन में भूमिका निभाती है। तो देखो एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक तरफ लिखते हैं हम सहायक संरचना, ठीक है, निष्कासन और जो मूल कार्य है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेफड़ों की। फेफड़े किस किस का निष्कासन करते हैं? तो देखो जब हम वातावरण से सांस लेते हैं, वायु लेते हैं, ठीक है, हमारे ये फेफड़ों में प्रवेश करती है, उस टाइम पर शुष्क होती है, लेकिन वापस जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो नम एयर निकलती है। तो मतलब एक तो क्या हो रहा है, H2O का उत्सर्जन हो रहा है। दूसरा, हम वातावरण से तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ तो CO2 रहे हैं, तो CO2 का उत्सर्जन कर रही है, तो CO2 और जल का उत्सर्जन कर रही है। मूल कार्य क्या हो गया? तो देखो भारी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन करती है, लगभग 200 ml CO2 पर मिनट हम उत्सर्जित करते हैं। उसके अलावा जल की पर्याप्त मात्रा का क्या करती है, ये निष्कासन करती है। तो फर्स्ट तो हुआ फेफड़े वृक्क के अलावा। सेकंड है यकृत। तो देखो यकृत बिलीरुबिन, विटामिन, बिलीवर्डिन, ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल और जो निम्नलिखित स्टेरॉइड हार्मोन्स है इनका निष्कासन करता है। अधिकांश पदार्थों को ये क्या करता है, अंततः मल के साथ बाहर निकाल देता है। अगली जो संरचना है वो हमारी त्वचा, और हमारी त्वचा में उपस्थित होती है श्वेत ग्रंथियां। ये जो श्वेत ग्रंथियां हैं ये NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड के निष्कासन में क्या करती है, सहायता करती है। तो देखो श्वेत का मुख्य कार्य, वैसे तो श्वेत का मुख्य कार्य क्या होगा कि हमारी जो बॉडी सतह है इसको ठंडे बनाए रखना, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या कार्य कर रहा है, जैसे NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड का निष्कासन भी करता है। नेक्स्ट जो संरचना है वो है तेलीय ग्रंथियां। तो देखो तेलीय ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो पदार्थ है उसे कहते हैं हम सीबम, और इस सीबम में जैसे कि स्टेरॉन हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, मोम हो गया यानी कि वैक्स हो गया, ये हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो सीबम त्वचा, देखो वैसे तो जो सीबम है उसका मेन काम क्या है कि भाई त्वचा के लिए एक सुरक्षात्मक तेलीय कवच का निर्माण करता है, लेकिन साथ में ही ये उत्सर्जन का भी काम कर रहा है। और लास्ट में है लार ग्रंथियां। तो जो लार है उससे भी कुछ मात्रा में नाइट्रोजन अपशिष्टों का क्या होता है, निष्कासन होता है, ठीक है। तो ये तो जनरली बात हुई हमारे उत्सर्जी पदार्थ एवं उनके निष्कासन वाले चैप्टर के माइंड मैप की। तो इस वाले चैप्टर में तो हमने जनरली, इस वाले लेक्चर में तो हमने जनरली जो अपने थ्योरी से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, या थ्योरी से रिलेटेड जो माइंड मैप है उसको डिस्कस किया है। बाकी इसके सेकंड पार्ट में हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर हम हमारे नए माइंड मैप में नए पार्ट के साथ, ठीक है, बाय।